नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किलों वाले रहने वाले हैं? उनकी सांसदी भी जा सकती है क्योंकि जिस तरह के खुलासे निशिकांत दुबे कर रहे हैं, वो तो भारी पड़ने वाले हैं ऐसा लगता है राहुल पर? देखिए, मुश्किलों भरे दिन तो कांग्रेस के लिए भी, इस परिवार के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी चल रहे हैं ऑलरेडी। वरना आप ये बताइए, जो कॉलर खड़े करके घूमता है देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, उसकी सरपरस्ती में कांग्रेस 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी, 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुकी, 3 उपराष्ट्रपति के चुनाव, 2 राष्ट्रपति के चुनाव, 3 स्पीकर के चुनाव हार चुकी। तो ये हो क्या रहा है? अलग अलग राज्यों का देखिए तो बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फिनिश, बिहार में फिनिश, जम्मू कश्मीर चलो उतना बड़ा राज्य नहीं है लेकिन लगभग फिनिश, 90 के सदन में 6 एमएलए, महाराष्ट्र में फिनिश, तमिलनाडु में डीएमके की पिछलगू है, लगभग फिनिश, उड़ीसा में फिनिश। बड़े राज्यों की बात, बंगाल खत्म, जहां पिछले विधानसभा में उसके 44 एमएलए हुआ करते थे, 2021 के चुनाव में 0 हो गए थे। तो मुझे ये बताइए कि जब आपकी पार्टी खत्म है, एक वीडियो वायरल हो रहा है कल शाम से, मैंने अपने 8:30 के शो में उसका जिक्र किया। एक महिला रिपोर्टर है, वो धरने पर बैठे हुए लोगों से पूछ रही है कि ये जो आप एप्स्टीन की तस्वीर लगे पोस्टर और मोदी जी की तस्वीर लगे, हरदीप पुरी की तस्वीर लगे इस पोस्टर के पास बैठे हैं, आपको पता है एप्स्टीन फाइल क्या है? उसने कहा कि नहीं, हम तो नहीं जानते। फिर पूछा कि मोदी जी को ये कह रहे हैं कि ये एप्स्टीन से जुड़े हुए हैं, तो क्या मोदी जी इस तरह के गंदे आदमी के साथ जुड़ सकते हैं? तो उनमें से एक कह रहा है कि नहीं नहीं, आजकल वीडियो से छेड़छाड़ करके कुछ भी बना दिया जाता है। फिर एक तीसरा बंदा है, वो कह रहा है कि मैं तो योगी का प्रशंसक हूं। ये तो फिर जो पहले वाला है उससे पूछा गया एक सवाल, तो उसने कहा कि जी हम तो ऐसे ही आ गए, हमें तो 300 रुपए मिले। दिल्ली, जहां 3 लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा चुनाव, एक सीट कांग्रेस को नहीं मिली, और अब ऐसे बड़े पोस्टरों के साथ बैठने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे हैं, आपको किराए पर भीड़ जुटानी पड़ रही है। आज ही एक और ड्रामा हुआ है, वो 2021 में, 2020 के आखिर में इन्होंने कुछ किसान संगठनों के नेताओं को पार्लियामेंट में बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी। शुरू में सचिवालय परमिशन नहीं दे रहा था उनको वहां जाने की, बाद में ओम बिरला के हस्तक्षेप से वो गए थे। आज फिर इन्होंने 17 तथाकथित किसान संगठनों के नेताओं को पार्लियामेंट वाले अपने दफ्तर में ही बुलाया। क्यों भाई, कांग्रेस ऑफिस में नहीं बुला सकते थे उनको? या किसी होटल में बुला लेते, किसी दूसरी जगह बुला लेते, पार्लियामेंट में ही घर में क्यों बुला बुला रहे हैं? लेते राहुल गांधी, अपने घर में बुला वही मैं लेते कह रहा राहुल हूं। गांधी। लेकिन पार्लियामेंट में इसलिए कि वहां बहुत सारे कैमरे ऑलरेडी लगे हुए रहते हैं, और पार्लियामेंट का इस सेशन का प्रथम पार्ट का अंतिम दिन था, तो ड्रामा करना चाहते थे, उनको कवरेज मिल जाए, वो मीडिया में आ जाएं, देश विदेश में उनके चेहरे देख लें, ताकि उनके लिए प्रायोजक तैयार हो जाएं, पैसा देने वाले तैयार हो जाएं, जैसे उन्होंने 2021 में नाटक किया था। और वो भी क्यों किया था? योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था, उसने कहा था कि हमने तो अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर दी थी, अगर वो ठीक से बैटिंग नहीं कर पाए, फील्डिंग और बॉलिंग नहीं कर पाए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो उनके लिए बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग कर नहीं सकते हैं। तो ये दूसरों के लिए पिच तैयार करवाते हैं। तो ये जो तथाकथित किसान आंदोलन की फिर से भूमिका बनाई जा रही है, अब समझ में आ गया होगा आपके दर्शकों की कि जो एक इंटरव्यू महिला रिपोर्टर कर रही है, जाकर के उनसे पूछ रही है और वो बता रहे हैं कि हमें तो 300 रुपए मिले हैं, इसलिए हम यहाँ कुछ समय के लिए आके बैठे हैं। इसी तरीके से आप अंदाजा लगाइए
कि वो 2020 के आखिर में जो आंदोलन शुरू करवाया था दिल्ली में, जो 13 महीने तक चला था, उस पर कितना पैसा खर्च किया गया होगा और कौन-कौन उसमें खर्च कर रहा होगा, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। कांग्रेस का उस समय नाम आया था, आम आदमी पार्टी का नाम आया था, वो जो पन्नू-सन्नू बैठे हैं उनके नाम आए थे। बहुत सारे जो सिख संगठन हैं और जो मोदी विरोधी और भारतीय जनता पार्टी विरोधी हैं और जिनके एक्चुअल में कलेजे पर सांप चल रहे हैं आजकल, जिनकी दुकानें बंद कर दी मोदी जी ने, जिनके भ्रष्टाचार, जिनकी दलाली बंद कर दी, वो सब नाराज हैं। तो वो सब घड़ी की चौथाई में इस देश से प्रधानमंत्री की विदाई चाहते हैं। तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी क्योंकि लगातार हारते ही जा रहे हैं। अभी एक दिन पहले क्या हुआ है मुंबई में, भारतीय जनता पार्टी की पहली बार रितु तावड़े मेयर बन गई हैं। बीएमसी में। कांग्रेस कहाँ है साहब? जो लोकल बॉडीज के चुनाव थे, जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं और जो नगर निगमों के चुनाव हुए हैं, उनमें भी कांग्रेस साफ, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस साफ, हर जगह यही हाल है। तो ये जो एक हो रहा है ना कि कांग्रेस का हर जगह से सफाया हो रहा है, तो इस पर पर्दा डालने के लिए, मिट्टी डालने के लिए ये नए-नए मुद्दे कैमरों के सामने, देश के सामने नहीं जा रहे हैं, कैमरों के सामने ये बोलते हैं। जैसे महाराष्ट्र में, मुंबई में संजय राउत रोजाना अपने घर से बाहर निकलते ही कैमरों पर कुछ-कुछ उल्टियां करते हैं और फिर दिन भर वहां मराठी मीडिया में उस पर चर्चा और ब्रेकिंग न्यूज और शाम को चर्चाएं होती हैं। उसी तरीके से राहुल गांधी ने भी एक हिल्ला दे रखा है, काम दे रखा है कि कोई भी खबर, कोई भी बयान दो, उल्टा सीधा जो भी चाहे। और कल तो आपने देखा होगा मीडिया से उलझ गए, मीडिया को बता रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब जो आदमी केवल मीडिया की बदौलत, मीडिया की कृपा से जीरो से हीरो बनने की कोशिश में रहता है, वो मीडिया को ही कल धमका रहा था और मीडिया को बता रहा था कि आपका कर्तव्य क्या है। तो ये जो हालात हैं, ये बताते हैं कि ये आपा खो चुके हैं। दूसरे जो क्वेश्चन आपने किया था, अगर मैं उसकी बात करूं तो निशिकांत दुबे ने जो मोशन पेश किया है उसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि वो पीठासीन अधिकारी या स्पीकर उसको देखेंगे, उसको स्वीकार या अस्वीकार करेंगे। जिस तरीके से विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को पीछे करके, पहले सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेने वाली थी, क्योंकि इन्होंने हरदीप पुरी जी का नाम ले लिया, मोदी जी का नाम ले दिया, कुछ दूसरे अनर्गल आरोप लगाए, तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस इनको इशू करने वाली थी। लेकिन फिर बैक किएगा, गवर्नमेंट बैक हुई और निशिकांत दुबे अब सब्सटेंसिव मोशन लेकर के आ रहे हैं। ये एक विशेष प्रस्ताव होता है, एक मोशन होता है जिसको पीठासीन अधिकारी स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। अगर स्वीकार हो जाता है तो फिर उस पर सदन में चर्चा होती है, पक्ष विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाता है। उसके बाद अगर उसको पारित कर दे सदन, तो उस पर एक विशेष कमेटी बनाई जाती है, उसको एक निश्चित समय दिया जाता है कि आप इस पूरे प्रकरण की जांच करिए और अपनी रिपोर्ट इतने समय में दीजिए। जब वापस उसकी रिपोर्ट आती है पीठासीन अधिकारी के पास या स्पीकर के पास, तो फिर से उस पर सदन में चर्चा होती है और अगर उसमें यह सिफारिश की जाती है कमेटी के द्वारा कि इनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति की संसद सदस्यता खत्म कर दी जाती है। जो निशिकांत दुबे है, उन्होंने कहा है कि आजीवन ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति पर चुनाव लड़ने का पाबंदी लगाई जाए। अगर ये भी हो गया तो उसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी? तो ये जो इस समय सत्ता पक्ष की तरफ से ये जो एक निजी मोशन लाया गया निशिकांत दुबे के द्वारा, ये बहुत सोचा विचारा एक थॉट है, एक रणनीति है। और मुझे लगता है कि केवल 4 देशों का नाम लिया है कि ये वहां जाते हैं और जॉर्ज सोरोस के पिट्ठुओं से और दूसरे लोगों से मिलते हैं
4 देशों का ही नाम निशिकांत दुबे ने क्यों लिया, जरा इस पर सोच लीजिए। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 4 देशों का नाम लिया है, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड इन और बहरीन, इन 4 देशों का नाम लिया है। अब की बार मुझे ऐसा लगता है सर, क्योंकि आपको याद होगा जब ये वियतनाम तो अभी हाल ही में गए थे ना, नए साल के मौके पर कैसे आबा धाबी में गए थे, फिर दोबारा गए, 15-20 दिन वहाँ लगा कर आए हैं सर। तो आपको याद होगा सर, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, पूरा देश शोक में था, तब भी राहुल गांधी वियतनाम दौड़ गए थे। तो ये सारे दौरे ऐसे जिन पे हमेशा सवाल उठते हैं, सर करते क्या हैं वहाँ जाकर? तो हो सकता है इन 4 देशों की कंक्रीट जानकारी इस वक़्त निशिकांत दुबे के पास हो या हमारी जाँच एजेंसियों के पास हो, और उनकी पोल पट्टी तभी खुलेगी जब चर्चा होगी इस मुद्दे पर सदन में। तो फँस गए हैं राहुल इस बार, पता चलेगा वो क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या खेल करते हैं। देखिए, दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, आपको जानकारी है, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सारे देशों में हमारे मिशन हैं, हमारे उच्चायोग हैं, हमारे दूतावास हैं। उन दूतावासों में हमारे मिलिट्री के ऑफिसर भी काम करते हैं, हमारे जो जिनको हम खुफिया तंत्र कहते हैं, वो भी वहाँ पर काम करते हैं। जो पासपोर्ट लेकर के राहुल गांधी दुनिया में घूम रहे हैं, उस पासपोर्ट पर जब ये यहाँ से विदेश जाते हैं तो यहाँ का भी ठप्पा लगता है। हुँ, जब किसी देश में जाकर के उतरते हैं, वहाँ का भी ठप्पा लगता है। आजकल सारे देश इंटरलिंक हैं, उनके सर्वर इंटरलिंक है। कौन किस देश का नागरिक कहाँ की यात्रा कर रहा है, हवाई जहाज से उतरने से पहले, चूंकि मैं विदेश यात्रा कर चुका हूं, मुझे पता है, हवाई जहाज में ही आपको एक फॉर्म दिया जाता है। उसमें कहा जाता है कि आप कहाँ रुकने वाले हैं, कितने दिन कहाँ रहने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं, इसकी जानकारी दीजिए। वो फॉर्म सारा भरा जाता है, वो जमा होता है। जब आपका इमिग्रेशन वगैरह ये वहाँ पर आप हवाई अड्डे से बाहर निकलते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके रिकॉर्ड में चली जाती हैं, ऑनलाइन वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर राहुल गांधी को या कांग्रेस के नेता को या 10 जनपद परिवार को ये गलतफहमी है कि इनके दौरे गोपनीय हैं और किसी को पता ही नहीं है, या भारतीय एजेंसियां इतनी नाकारा हैं, इतनी नालायक हैं कि उनको कोई पता ही नहीं है कि ये किससे मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी गलतफहमी कोई हो नहीं सकती है। और वो भी ऐसा परिवार जिसके 3-3 प्रधानमंत्री रहे हैं और जिनको सारी जानकारी होती है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि इनको, और फुटप्रिंट आप कहीं-कहीं कुछ-कुछ छोड़ करके जाते हैं। तो अगर आप इस तरह की खुरापातें लगातार कर रहे हैं, अगर आप देश के एक धवल, एक बिल्कुल, मैं कहूँगा कि जिन पर कोई रत्ती भर भी दाग नहीं है, जिनके काम-काज पर, जिनके चरित्र पर, जिनका कुल कैरेक्टर जो है वो पूरे देश के सामने, 13.5 साल मुख्यमंत्री रहे, 11.5 साल से प्रधानमंत्री हैं, कोई एक जरा-सा भी कहीं धब्बा नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री पर आप आक्षेप, और वो भी इतनी नीच स्तर के कि एप्स्टीन से जुड़े हुए हैं, या अभी बहुत माल बाकी है एप्स्टीन फाइल में, इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करना। आ बैल मुझे मार एक कहावत है। ये प्रधानमंत्री बहुत संयमी है, क्षमाशील भी है, बहुत सारी चीज़ों, और वो तो खुद ही कहते हैं मज़ाक में कि आपकी सेहत का राज क्या है, कि मैं रोज़ 2 किलो गाली खाता हूँ। तो जो प्रधानमंत्री बिना कसूर के और 24/7 जो देश के लिए ही काम कर रहा है, और पूरी दुनिया लोहा मान चुकी है, आपके अड़ोसी-पड़ोसी जितने हैं वो सब ईर्ष्या भी रखते हैं, और उनके नागरिक अब ये कहने लगे कि काश नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें भी मिला होता। ऐसे प्रधानमंत्री का अगर आप कैरेक्टर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भई ये इंतहा है, ये इंतहा है, और सारी सीमा रेखाएँ आप पार कर रहे हैं। आप क्यों पार कर रहे हैं? ताकि कांग्रेस के भीतर आपके खिलाफ एक माहौल ना बने, पार्टी के नेता ये ना कहें कि इसको उठा करके बाहर फेंको, इसने कबाड़ा कर दिया, ना केवल पार्टी का बल्कि हमारा करियर तबाह कर दिया, हमारे लिए कोई संभावना बची नहीं है। रोज़ाना हंगामे करना और सरकार पर बेवजह के आरोप लगाना और झूठ बोलना। बिल्कुल। देखिए, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, उसमें अमेरिका की तरफ से भी जो बयान जारी किया गया है और हमारे यहाँ से भी जो बयान जारी किया गया, और जो हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है,
उसमें क्लियर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को छेड़ा ही नहीं गया है, डेयरी सेक्टर को छेड़ा ही नहीं गया है। जो चीजें हम पहले एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड अमेरिका से आयात कर रहे थे वो जारी रहेंगी, और जो नए प्रस्ताव लेकर के अमेरिका आया था वो उनको हमने जगह नहीं दी, स्वीकृति नहीं दी, इसलिए 8 महीने लग गए। उस पर झूठ बोलना, उसके लिए फिर वैसे ही 13 महीने जैसे आंदोलन खड़े करने की साजिशें रचना। तो ये सारी चीजें आखिर कोई भी सरकार या कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे समय पर क्यों बर्दाश्त करेगा अंजू जी, जब 5 राज्यों के चुनाव तो अब होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, असम में और केरल में, और 5 राज्यों में 2027 के शुरू में होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में, और 2027 के आखिर में हिमाचल और गुजरात में होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 12 राज्यों में अगले 2 साल में चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार इनको छूट देगी कि आप झूठ बोलना चाहे, जितना झूठ बोलना चाहे उतना झूठ बोलिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आप कह रही थी, कठिन समय शुरू हो चुका है इनका, और जो सूचनाएं गवर्नमेंट के पास होंगी, हालांकि वो इसमें विश्वास रखती है गोपनीयता का पालन करने में, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। वो गवर्नमेंट खुद नहीं कहेगी, किसी और के द्वारा कह देगी, कहलवा देगी। इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल सर, हद तो क्रॉस कर दी है राहुल गांधी ने, क्योंकि आप ये सोचिए, हम ये मान कर चलते हैं सर, संसद के पटल पर खड़े होकर जो बातें कही जाती हैं वो झूठी नहीं हो सकती, सच होता है। आपने मंत्री का नाम ले दिया, पीएम मोदी का नाम ले दिया, अपना क्यों नहीं बताया? आपकी तो माता जी का नाम भी तो है उसमें, जिसमें साफ कहा गया है सर कि वो तो मदद मांगने गई थी, फंड मांगने गई थी कि सरकार ये हटा दो, हमको सरकार बना दो, हमको चुनाव जिता दो। इनका नाम भी तो है। इनके बारे में क्या लिखा है? इनकी तो छवि को ही पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रख दिया है कि ये तो ऐसे नेता है, वैसे नेता है, जैसे बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था। तो आप वो कहते हैं ना सर कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अभी आप देखिए जगदंबिका पाल जी के साथ जब वो चेयर पर बैठे थे, कैसे बहस रहे थे। हाँ, और उसके बाद बाहर आकर जब मंत्री महोदय केंद्र सरकार के मीडिया से बात कर रहे थे, कैसे गलबैया होकर बाजू से उनको घसीट रहे थे। ये क्या नौटंकी थी सर? ये क्या कहना चाह रहे थे? वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जो झूठ उन्होंने अंदर परोसा है, उसकी पोल खुल रही थी मीडिया के सामने, और फिर मीडिया पर भड़ास निकाल रहे थे। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में बताया था या किसी और चैनल पे बताया था, जिस दिन गणतंत्र दिवस समारोह के बाद एट होम सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में की गई थी, उस समय बहुतों को बुलाया गया था, इनको भी बुलाया गया था, क्योंकि ये मरे जा रहे थे जब पुतिन आए थे, और इनको और खड़गे साहब को नहीं बुलाया था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आइए, अगर आपका प्रोटोकॉल है तो आइए। अब उसमें ये होता है कि राष्ट्रपति और जो गेस्ट, चीफ गेस्ट हैं समारोह के, वो साथ साथ पहुंचते हैं एट होम सेरेमनी में। तो वो आने वाले थे, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे टहलते हुए वहां पहुंचे, और चूंकि सब लोग इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और तमाम लोग, वो सब लाइन में खड़े हुए थे राष्ट्रपति और चीफ गेस्ट का स्वागत करने के लिए। तो बाकी को देख करके राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां खड़े हुए, लेकिन कहाँ खड़े थे? जहां वो राजदूत दूसरे देशों के और उच्चायुक्त में राजनयिक खड़े होते, वहां जाके खड़े हो गए, जबकि इनको प्रधानमंत्री के आसपास रहना चाहिए था, क्योंकि दोनों सदनों के ये नेता प्रतिपक्ष हैं। वहां खड़े नहीं हुए। दूसरे, राष्ट्रपति और चीफ गेस्ट के आने से पहले ही राहुल गांधी लाइन से निकले और जाकर के जो 30-32 टेबल पड़ी हुई थी और कुर्सियां पड़ी हुई थी, उनमें से एक पर जाकर के बैठ गए। यानी इन्होंने राष्ट्रपति और चीफ गेस्ट के आने का इंतजार नहीं किया और जाकर के टेबल पर बैठ गए। तो किरण रिजिजू ने इनको इशारा किया कि आप वहां मत बैठिए, आपको प्रोटोकॉल के तहत यहाँ खड़ा होना होगा। नहीं आए। बाद में किसी और अधिकारी ने जाकर के उनको प्रोटोकॉल समझाया और शायद उनसे आग्रह किया कि ऐसा मत करिए, ये बहुत गलत एक मिसाल हो जाएगी। तो फिर ये जाकर के लाइन में खड़े हुए। इसके अलावा जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि केंद्र के 2 मंत्री मीडिया से बात कर रहे हों किसी विषय पर और कोई तथाकथित नेता प्रतिपक्ष का नेता, मैं तथाकथित इसलिए कि ये उस नेता प्रतिपक्ष के पद का
सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसके अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो ज़िम्मेदारी है, जो पद है, उसको खिलवाड़ करके रख दिया उसके साथ में। पैंट की जेब में हाथ डाल करके ये पहुँचते हैं उन मंत्रियों के पास और कहते हैं कि आइए, आप चूँकि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो मिलकर के प्रेस को संबोधित करते हैं। आप बात करिए और मैं उसका जवाब देता हूँ। बताइए। इतनी अप्रिय स्थिति ये इन्होंने पैदा करके रख दी है। तो दोनों मंत्री क्योंकि उलझना नहीं चाहते थे, किसी मूर्ख से आप उलझेंगे, तो आपका स्तर भी क्या रह जाएगा? तो वो बिल्कुल। वहाँ से चले गए। इसी तरीके के बहुत सारे दृष्टांत हैं। स्पीकर से बहस करना, चेयर से बहस करना, चेयर का अपमान है और नेता प्रतिपक्ष हैं, ये जिस तरीके से सदन में बैठते हैं, जिस तरह ये अपने आस-पड़ोस के सांसदों से या पीछे मुड़ कर के अपनी बहन से बात करते रहते हैं। जिस तरह किसी के भी कंधे पर हाथ रख कर के खड़े हो जाते हैं और जो चाय पीते हुए एक वीडियो इनका वायरल हुआ, वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या शो करती हैं? आप चेयर की साख को कम करना चाहते हैं, उनके चैम्बर में जाकर के जिस तरीके से कांग्रेस के सांसदों से इन्होंने नारेबाज़ी करवाई, जिस तरह के तर्क-वितर्क करवाए, ऊँची आवाज़ में एक तमिलनाडु की इनकी महिला सांसद ने किरण रिजिजू का अपमान करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऊँची आवाज़ में बात की। मतलब स्पीकर बैठे हैं वहाँ पर, तब ये हंगामा अभूतपूर्व ऐसी घटना कभी नहीं हुई संसद के इतिहास में। तो प्रधानमंत्री की चेयर के पास आप महिला सांसदों को भेजें, उनके हाथ में पोस्टर बैनर लेकर के भेजें, उनमें भी चुन करके 3 दलित सांसदों को भेजें, ताकि कुछ अगर ऐसा हो जाए तो इसको इश्यू बना करके बहुत बड़े कैनवास पर देश के भीतर और देश के बाहर बदनाम करो प्रधानमंत्री को और उनकी सरकार को। ये सब क्या है? ये कोई बहुत शातिर दिमाग का अपराधी ही इस तरह की हरकतें करता है और चीज़ों को डिज़ाइन कर सकता है। तो हर चीज़ की हदें पार की गई हैं, इंतहा की गई है। गवर्नमेंट अभी तक शांत थी और शायद मोदी जी ने भी सबको निर्देश दे रखे थे कि ये अगर एक्सपोज़ हो रहे हैं, अपने कपड़े-लत्ते उतार रहे हैं, तो इनको उतारने दो। देश के सामने इनकी असलियत साम आ जाएगी, तो लोग खुद ही समझ जाएँगे। वैसे समझ भी गए हैं, वरना इतने थप्पड़ कोई नहीं मारता है किसी को, जितने इनको पड़ रहे हैं। लगातार पड़ रहे हैं। लोग इनको ठुकरा रहे हैं, इनको चुन ही नहीं रहे, इनको मौका ही नहीं दे रहे, इन पे विश्वास ही नहीं कर रहे। तो ऐसे में भी अगर आपको अक्ल नहीं आ रही है या इनके सलाहकारों को अक्ल नहीं आ रही है, तो आप अगेन मैं कहूँगा, इतना गहरा गड्ढा खोद रहे हैं अपने लिए और पार्टी के लिए कि वहाँ से फिर निकलना ही आपके लिए मुश्किल होगा। सर, वो जो इनका एक सांसद है इमरान मसूद, वो कैसे सबको सदन लोकसभा में खड़े होकर महिला सांसदों को मैं तो कहूँगी हाँक ही रहा था। हाँका उनको जाता है जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। महिलाओं को कैसे इशारे कर कर के बता रहा था वहाँ खड़े हो जाओ। आप वो वीडियो देखिए कैसा। और वो इमरान मसूद जो हर रोज़ जब राहुल गांधी बोलते पीछे आकर बैठ जाता है। कितना बड़ा चहेता है आज की तारीख में। आप देखिए राहुल गांधी के अलावा टीवी चैनल्स जो है उसी की बाइट लेते हैं। उसको इतना। और वो कौन है सर? पीएम मोदी के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल उसने किया था? बोटी-बोटी कर दूँगा। ये वही वाला इमरान मसूद है ना जिसको सर पे चढ़ाया हुआ देखो कैसे सबको इकट्ठा करा था। तो ये सब सोची-समझी रणनीति थी। लेकिन सर एक चीज़ और है, आपको याद होगा कि जब ये हाल ही में वियतनाम या कहीं बहरीन गए थे तो शायद मलेशिया गए थे, तब इनके वो जो ओवरसीज़ हेड हैं आने-जाने वाले सैम पित्रोदा, तब उन्होंने कहा था उनकी जासूसी होती है, उनकी फ़ोटोज़ खींची जाती हैं। तब इन्होंने ये ऐतराज़ जताया था याद कीजिए कि मैं इनकी तो जासूसी करवाती है सरकार, जासूसी क्या करवाएगी सर? आप जैसे कह रहे हैं कि हर जगह हमारे अधिकारी होते हैं, सबको पता रहता है, एलओपी है, कल को उनकी कुछ हो जाए तो सर लेने के देने तो सरकार को पड़ेंगे ना, जवाब तो सरकार देगी। तो अब आपको लगता है कि ये जो सैम पित्रोदा से ये जॉर्ज सोरोस से मुलाकात, यूएस एड से फंड आना, अब तो इन सबकी पोल पट्टी खुलेगी। जब एक बार ये बात चर्चा के लिए सदन में आ गई सर, तब तो सारी बखियाँ उधेड़ी जाएँगी इनकी। देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा, निशिकांत दुबे ने और कुछ दूसरे लोगों ने
सोनिया गांधी का सीधे नाम लिया था और सोनिया गांधी के बारे में कहा था कि वो खंडन करें, या राहुल गांधी खंडन करे या कांग्रेस पार्टी खंडन करे कि क्या वो अभी तक जो उपाध्यक्ष पद पर थी, वाइस चेयरमैन के पद पर थी, उनके एक फाउंडेशन में जो एशिया पैसिफिक रीजन के लिए बनाया गया है, क्या सोनिया गांधी अभी भी वाइस प्रेसिडेंट उसमें है या नहीं है? उसका कोई खंडन नहीं आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो जॉर्ज सोरोस से अगर सोनिया गांधी जुड़ी हुई हैं और जो बीच में फोटोग्राफ आए थे, उनका भी कोई खंडन नहीं हुआ, प्रतिवाद नहीं हुआ कि जॉर्ज सोरोस के बेटे की कोई शादी थी या कोई फंक्शन था जिसमें राहुल गांधी गए थे। कुछ इस तरह की चीजें भी बीच में आई थी। वो फेक बनाए गए थे, सही थे, क्या थे, उस पर भी कांग्रेस खामोश है। वैसे तो फेक वीडियो बनाने और उनको प्रचारित करने और प्रसारित करने में कांग्रेस का आजकल कोई सानी नहीं है, जवाब कोई मुकाबला है नहीं। वो प्रधानमंत्री का भी कोई सम्मान करना भूल चुके हैं। प्रधानमंत्री के बारे में किस-किस तरह के एआई वीडियो बना रहे हैं और उनको जारी कर रहे हैं। और मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार अब तक कोई सख्त कानून इन पर रोक लगाने के लिए क्यों नहीं लेकर के आ रही है। तो लेकर के आना चाहिए और जैसे ही इस तरह के एआई वीडियो या फोटोग्राफ किसी सोशल मीडिया मंच पर आए, वैसे ही या तो वो डिलीट हो जाएं, स्वतः ही डिलीट हो जाएं, या उस सोशल मीडिया मंच के जो ओनर हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो और जो इस तरह के फेक वीडियो बनाते हैं या तस्वीरें बना करके डालते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। जहां से ये जनरेट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वो सारे उपकरण सीज किए जाने चाहिए, जब्त किए जाने चाहिए और जितने दिमाग लगे हुए हैं, जिनकी सलाह पर वो बनाए गए हैं, उनकी भी जवाबदेही तय करके उन पर मुकदमे कायम होने चाहिए। 3 दिन में ये सारा गोरख धंधा बंद हो जाएगा अंजू जी इस देश में। तो ये चीजें कब तक चलेंगी? आप जनता को कब तक उल्लू बनाएंगे, गुमराह करेंगे और किसी का अ, एक कहना चाहिए कि चारित्रिक हनन करेंगे और उस पर दाग लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये गवर्नमेंट के स्तर पर होनी चाहिए। सर होनी चाहिए और मुझे तो लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जैसे वो रेवंत रेड्डी ने भी एक वीडियो डाला था, डॉक्टर्ड वीडियो डाला था अमित शाह का, उस वक्त ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। आज की तारीख में किसी को नहीं पता उस एफआईआर का क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ। बीजेपी 240 पर रुक गई क्योंकि वो भी बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स पर हर गांव में दिखाया गया था वीडियो, सर के आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। फिर इन्हीं के एक सांसद ने कह दिया था 400 सीटें आ गई तो हम संविधान बदल देंगे। उसकी काट नहीं ढूंढ पाई थी सरकार उस वक्त सर। तो वो याद रखना चाहिए कि इस तरह के जब प्रोपेगेंडा वाले वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं गांव देहात में, उनको क्या पता सर कि एआई क्या होता है। उनको तो लगता है सच में ही नाच रहे होंगे, ये जो बुलबुल वाला गाना बजा बजा के दिखा रहे हैं सर। तो ये चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी, नोएडा के भी, ग्रेटर नोएडा के गांव देहात में भी वो वीडियो दिखाए जा रहे हैं। तो उस पर करने की जरूरत है। लेकिन सर अभी पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फरमा रहे थे आज दिन में कि हमने हरदीप पुरी जी के लिए ऐसे नहीं कहा था, तो सफाई अभियान वहां से आना शुरू हो गया है, राहुल के लिए कवर फायर शुरू हो गया है। लेकिन अब देखते हैं इस मुद्दे पर सर क्या होता है, लोकसभा में अध्यक्ष क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है सर कि बुरी तरह फंस गए राहुल, कोई रास्ता नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो मोशन लेकर आ रहे हैं निशिकांत दुबे, इसमें चर्चा जरूर होगी। और जिन लोगों को सर हमेशा लगता था कि राहुल विदेश जाते हैं, देश को बदनाम करते हैं, लोकतंत्र को बदनाम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उनके बारे में इतने सारे खुलासे होते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन कभी कुछ होता क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है अब उनकी भी मंशा पूरी होने जा रही है क्योंकि ये जो मोशन लाया गया है सोच समझ कर लाया गया है और राहुल गांधी को पूरी तरह से बेनकाब किया जाएगा इस बार, बचने के आसार कहीं नहीं है। सर आपने समय निकाला, बड़े ही विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।